हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में। ठीक, राष्ट्रपति की अगली जो शक्ति है वह है राष्ट्रपति की न्यायपालिका संबंधी शक्ति, जिसको कहा गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ठीक, जैसे कि आप राज्य के नीति सिद्धांत में पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है, या कह सकते हैं इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 50 की अगर हम बात करें तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाता है, और जो राष्ट्रपति है वह अंग किसका है? कार्यपालिका का है। फिर भी राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई है, और इस न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी आता। क्षमादान शक्ति मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है वह अनुच्छेद 72 में वर्णित किया गया है, और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी अदालत के द्वारा सजा पाए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, चाहे वह उच्च न्यायालय का हो, सजा पाया हुआ व्यक्ति हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में पाया हुआ हो, चाहे जिला न्यायालय में पाया गया हो, या किसी सैन्य अदालत में वह सजा पाया हो, तो हर एक प्रकार की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। इसमें मृत्यु दंड की भी सजा है, मृत्यु दंड की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक, तो कुल राष्ट्रपति को 5 प्रकार से क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब 5 प्रकार से किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। मृत्यु दंड भी इसी में शामिल है। जैसे सबसे पहला है क्षमादान। क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है, चाहे उसे किसी प्रकार की मृत्यु दंड की सजा बेशक क्यों ना मिली हो। तो राष्ट्रपति जब किसी को क्षमादान के तहत उसकी सजा को क्षमा करता है तो वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसने कभी कोई अपराध ही ना किया हो। इसका मतलब उसके जीवन में किसी प्रकार का अपराधी नाम का कोई शब्द ही नहीं रहेगा। जैसे कि आम नागरिक है, वह उसी तरह से एक आम नागरिक की जिंदगी जी सकता है, बेशक वह मृत्यु दंड की भी सजा पाया हो, या आजीवन कारावास की सजा पाया हो, या कुछ वर्षों की सजा पाया हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। पूरी तरह मतलब एकदम से समाप्त, जैसे कि वह एकदम निर्दोष व्यक्ति में शामिल हो गया। ठीक, क्षमादान का मतलब ये होता है। दूसरा जो प्रकृति है क्षमादान की वह क्या है? लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है? कम कर देना। कैसे कम करता है? तो लघुकरण के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम करता है तो उसकी सजा की प्रकृति में परिवर्तन करके कम करता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण क्षमादान का मतलब पूरी तरह से क्षमादान, लेकिन जब इसका लघुकरण करता है तो यह क्या करता है? यह दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर कर सजा को कम कर सकता है, पूरी तरह से माफ नहीं करता है। तो अगर किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति में परिवर्तन करेगा तो कैसा परिवर्तन करता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको 2 वर्ष की कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास, और उसकी सजा में क्या करेगा? प्रकृति में परिवर्तन कर देगा, और उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा 1 वर्ष का साधारण कारावास। यानी कि उसकी सजा में क्या किया गया? लघुकरण तो किया ही गया है, साथ ही साथ कैसे? प्रकृति में परिवर्तन करके। प्रकृति में परिवर्तन कैसे किया गया? तो कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया गया। जरूरी नहीं है कि 2 वर्ष से घटा के 1 वर्ष किया हो सकता हो 10 वर्ष की कठोर कारावास पाया हो और उस व्यक्ति को 2 वर्ष की साधारण कारावास दे दिया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा? लघुकरण के द्वारा। इसका मतलब राष्ट्रपति ने अपने लघुकरण की शक्ति का प्रयोग किया है। अगला जो है परिहार है। परिहार का मतलब क्या हुआ? इसमें जो राष्ट्रपति होता है सजा पाए गए व्यक्ति की सजा के प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, बस केवल उसकी अवधि घटा देता है। तो प्रकृति में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर 2 वर्ष की सजा पाया है
कैसा, तो कठोर कारावास का, तो उस व्यक्ति की चूंकि प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल अवधि में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर अवधि को घटा के कम कर सकता है। जैसे इसमें आपको बताया गया 2 वर्ष की अगर वो सजा पाया है कठोर, तो वह 1 वर्ष की कठोर कारावास में बदल जाता है। इसका मतलब उसके कारावास में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बस केवल अवधि में परिवर्तित किया गया। ठीक, अगला जो शक्ति है विराम, इसको कहते हैं विराम। विराम क्या होता है, तो किसी विशेष कारणवश, किसी विशेष कारणवश जैसे कि शारीरिक अपंगता के कारण मृत्यु दंड की यानी कि दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे कोई गर्भवती महिला है, मान लीजिए उसने किसी का मर्डर कर दिया, कोई गर्भवती महिला है जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो और उस महिला ने जाके किसी का मर्डर कर दिया और उसको न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी गई, तो राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जो सजा का एक प्रावधान बनाया गया विराम के तहत सजा माफ करने का, विराम के तहत वो क्या करेगा, चूंकि आपको क्या बताया गया, उस औरत ने क्या किया है, तो ऐसा कृत्य किया है जिससे उसको मृत्युदंड की सजा मिली है, लेकिन उसके पेट में बच्चा पल रहा है। अब जैसे बच्चे के अंदर जान आता है, इसका मतलब जैसे बच्चा गर्भ में पलना शुरू करता है, तैसे बच्चे का भी मौलिक अधिकार शुरू हो जाता है। यानी कि जो इंसान बाहर है, जी रहा है, उसी का ही मौलिक अधिकार नहीं है, जो बच्चा पेट में पल रहा उसका भी मौलिक अधिकार होता है। यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता उसके पास भी है। तो अगर उसकी माता को, जो बच्चा भी पेट में पल रहा है, अगर उसकी माता को फांसी दे दिया गया या मृत्युदंड दे दिया गया, तो बच्चा तो जी नहीं सकता। ऐसा तो होगा नहीं कि अच्छा उसको फांसी देने के पहले उस महिला का पेट चीर के बच्चे को निकाल के पाला जाए, ऐसा नहीं। तो उस महिला के साथ क्या किया जाएगा, उस महिला के साथ राष्ट्रपति विराम का प्रयोग करते हुए उस गर्भवती महिला को, जिसको मृत्युदंड की सजा मिली थी, उसको साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। या कह सकते हैं मृत्युदंड के तहत उसकी जान को नहीं लिया जाएगा, उसकी जान को बख्श कर क्या किया जाएगा, साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। तो इसको कहते हैं विराम। दूसरा होता है परिलंबन। परिलंबन का मतलब क्या होता है, इसमें मृत्युदंड की सजा पाए गए व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, ताकि वह व्यक्ति जिसकी मृत्युदंड की सजा रोकी गई है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के सम्मुख अपने क्षमादान की जो एक कह सकते हैं प्रक्रिया है, क्षमादान की प्रक्रिया के तहत वह व्यक्ति राष्ट्रपति की क्षमादान की मांग कर सके, ताकि उसकी मृत्युदंड की जो सजा है वो क्या हो सके, खत्म हो सके या कम हो सके। ठीक, ये रही किसकी, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति, जिसको क्या कहा गया, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता। अच्छा, राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में राज्यपाल, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, ऐसे राज्य सरकार में राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह कौन है, तो राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल है। ठीक, तो राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ऐसे राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल, किसकी बात हो रही है, राज्यपाल की, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में अंतर क्या है, तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के द्वारा सजा पाए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल जो सैन्य अदालतें हैं या अन्य ट्रिब्यूनल्स हैं, उसकी सजा पाए गए व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता। अभी इसके पहले आपको क्या बताया गया, राष्ट्रपति किसी भी सैन्य अदालत द्वारा पाए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। सैन्य अदालत के द्वारा पाए गए सजा के मामले में कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई हो तो उसको पूर्व
जो क्षमादान है, जो अभी आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, इसको या राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी मृत्युदंड पाए गए व्यक्ति की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है या क्षमा कर सकता है। तो दो केवल अंतर है, राज्यपाल की शक्ति में क्षमादान की और राष्ट्रपति की शक्ति में। ठीक, आइए अगला राष्ट्रपति का हम अधिकार देखते हैं। राष्ट्रपति का परामर्श संबंधी अधिकार। परामर्श का मतलब होता है सलाह या मशवरा, है ना। तो राष्ट्रपति के परामर्श संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से या सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मुद्दे पर परामर्श मांग सकता। किससे मांगेगा? तो राष्ट्रपति केवल सलाह मशवरा या परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकता है, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालयों से नहीं मांगता है। और सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता किसी मुद्दे पर, और सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तो बाध्य है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक, क्या बताया गया आपको? फिर से एक बार सुन लीजिए। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मुद्दे को लेकर परामर्श या सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 143 में। ठीक, अगला जो अधिकार है राष्ट्रपति की वित्तीय अधिकार है। वित्तीय अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के तहत सबसे पहला वित्तीय जो अधिकार है राष्ट्रपति को किसमें वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक, अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है? एक बार फिर से रिपीट सुन लीजिए कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर संघ सरकार तथा राज्य सरकार में राजस्व के बंटवारे के लिए 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक, अगला जो शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय वह है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदनों के सम्मुख, यानी कि कह सकते हैं संसद के सम्मुख, क्यों? क्योंकि संसद 3 लोगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति है वही रखवा रहा है, तो और संसद के कौन अंग बचे? लोकसभा, राज्यसभा बचा है। तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति संसद के सम्मुख उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण यानी कि बजट पेश करवाता। आप सीधे कह सकते हैं संसद में बजट राष्ट्रपति के अनुशंसा से पेश किया जाता। एक लाइन में सीधा आंसर। ठीक, किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 112 के अनुसार। अगला जो राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना यानी बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के जो धन विधेयक होता है या वित्त विधेयक होता है या अनुदान मांगे होती हैं, यह लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति इसकी इजाजत ना दे। ठीक, अगला है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति या इसी को कूटनीतिक शक्ति कहा जाता है, यानी विदेशों के मामलों में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, क्या शक्तियाँ होती है, इसी को कहा गया राजनयिक शक्ति या कह सकते हैं कूटनीतिक शक्ति। ठीक, राजनयिक शक्ति के अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति के नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते किए जाते हैं। ठीक, जो राष्ट्रपति होता है इसी मतलब भारत के साथ अगर किसी दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का संधि और समझौता होता है तो वह संधि और समझौता राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है वह भी राष्ट्रपति करता है। अगला कौन सा काम है? विदेशों में स्थित जो भारतीय दूतावास है यानी अलग अलग देशों में जो भारत का मित्र देश है उन सभी में भारत का दूतावास है और उस दूतावास में भारत के राजदूत रहते हैं और ये
इन राजदूतों की जो नियुक्ति है वह भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो कौन कौन सा काम आता है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत है? पहला क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या कह सकते हैं मामलों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व भारत में सबसे पहला होता है। और तीसरा क्या बताया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय या कह सकते हैं भारतीय दूतावास हैं अलग अलग देशों में, उन देशों में भारतीय दूतावास के लिए राजदूतों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।